हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, प्राइमरी एवं जूनियर दोनों की तैयारी करवा रही हूँ। और इससे पहले मैं जूनियर के लिए मैथ एवं साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं जो है साइंस वाला पोर्शन करवाऊंगी। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सीटेट पेपर 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मैथ एवं साइंस को चुना है। ये साइंस वाला पोर्शन है, मैथ वाला पोर्शन मैं कल अपलोड कर दूंगी। चलिए देखते हैं साइंस वाले क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, यक्ष एक रसायन है। कोई यक्ष है, कोई रसायन है जिसको यक्ष मान के चल रहा है, ये जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है, जो कहाँ होता है, स्टमक में, और तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। ये किसके लिए? डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब यक्ष आधिक्य में स्रावित होता है, जो ये रसायन है ना, जब वो ज़्यादा स्रावित होता है फिर क्या होता है, तो यह अपाचन, अपाचन मतलब पचने में जो दिक्कत हो, ठीक है, डाइजेशन में दिक्कत कर देता है, जैसे समस्याएं उत्पन्न करता है। वायु, फिर बोल ये यक्ष रसायन के बारे में जो बता रहा है ये खत्म यहाँ पे। ठीक है, वायु रसायन दूसरा आ गया। वायु वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। ये जो अपच है ना, इसके उपचार में वाई जो रसायन है उसको लाया जा रहा है, अब उसके उपचार के लिए। अब चलिए ये पूछ रहा है कि यक्ष और वाई क्या है। यक्ष और वाई जो है वो क्या है, जिनसे मतलब ये अपच में इलाज भी किया जा रहा है। और ये यक्ष वाला जो है, इसके अधिक अगर इसका स्राव अधिक हो जाता है, ये अधिक ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो अपच जैसी समस्याएं हो जा रही हैं। चलिए देखते हैं। पहला, यक्ष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है, गलत है ये। यक्ष मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी नहीं सही है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाला है, यक्ष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको पता होगा कि स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये स्राव होता है जो क्या करता है, पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेशन में जो हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद वाई मिल्क ऑफ, आपको पता होगा कि मैं आपको बता दूं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है MgOH के होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एंड डाइजेशन मतलब इसको एंटी एसिड के रूप में लेते हैं, गैस की दवा के रूप में। ठीक है, जब अपच जैसी समस्याएं हो जाती हैं तब इसको यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये होता है MgOH का होल ट्वाइस, यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। एक और चीज़ है जिसको लेते हैं अपच के टाइम पे, वो होता है AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, इसको भी एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ से सीटेट में कई बार क्वेश्चन बने हैं, कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ लेता है, कभी ये वाला AlOH का होल थ्राइस वाला पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें जो आमाशय में जो बन रहा है स्टमक में, वो HCl होगा, और जो इसके अपच के इलाज के लिए वाई रसायन है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। चलिए देखते हैं, इंग्लिश वाला देख लीजिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया या जीवाणु का उपयोग नहीं होता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं होता? चलिए देखते हैं, दही बनने में होता है, आपको पता होगा कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है, लैक्टोबैसिलस वाली। ठीक है, डबल रोटी बनाने में नहीं होता, इसमें फफूंद यूज किया जाता है। फिर गन्ने के रस के किण्वन में इसमें होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसमें भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सन में यूज होता है, आपको पता होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सन में यूज होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और गन्ने के रस के किण्वन में भी यूज होता है बैक्टीरिया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, डबल रोटी, बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें नहीं यूज होता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? जो और भी हैं, इस चारों है, इसमें से अलग कौन सा है? वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, आपको पता होगा, पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे हैं मान लीजिए, उनको काटना, उनको नाश करना, ये डिफॉरेस्टेशन होता है। मरुस्थलीकरण आपको पता ही है, पेड़ पौधों का काटना, पेड़ पौधों का जो ट्री है इनका हरासमेंट जो होता है वो मरुस्थलीकरण होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है। अपर्दन जो होता है, इरोजन होता है, ये मिट्टी का कटना होता है। ठीक है, मिट्टी का कटना होता है। ये सब क्या है, ये सब प्रकृति को नाश कर रहे हैं। ठीक है, संरक्षण, कंजर्वेशन, ये सही है, ये अलग है। ये सब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये कंजर्वेशन, संरक्षण क्या है, ये प्रकृति को बचा रहा है, ये अलग है। ठीक है, कन्वर्जन अलग है, कंजर्वेशन अलग है, कन्वर्जन नहीं, कंजर्वेशन। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? चलिए देखते हैं। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल है। पाचन में आपको अभी बताया था कि HCl वगैरह यूज होता है इसमें, जिसमें केमिकल्स यूज हो जाते हैं, वो रासायनिक प्रोसेस हो जाता है जिसमें केमिकल और रासायनिक प्रक्रिया वो भी होता है जिसमें चेंज होने के बाद वो रिवर्स वाले फॉर्म में उसको नहीं लाया जा सकता है, रिवर्स वाले फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, ये भी रासायनिक प्रक्रिया होता है। चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल आपको पता होगा। प्रकाश संश्लेषण में जो जल होता है और CO2 होता है, H2O जो होता है और CO2 होता है, ये मिलके क्या बनाते हैं? C6H12O6 H12O6 ग्लूकोज प्लस वाटर बनाते, वो ऑक्सीजन बनाते हैं। इसमें यूज हो रहा है केमिकल्स, तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया, बिल्कुल यही वाला प्रोसेस श्वसन में भी होता है, बस इसमें ग्लूकोज के अणु टूटते हैं और ATP का निर्माण होता है। ग्लूकोज देखिए रिस्पायरेशन में C6H12O6 ये ग्लूकोज के अणु जो टूटेंगे और ATP का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा क्रिस्टलीकरण किसे बोलते हैं? किसी चीज का, जैसे किसी चीज का शुद्ध रूप जो होता है, प्योर फॉर्म, वो क्रिस्टलीकरण होता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, बस उसका कोई है, जैसे चीनी है या फिटकरी, उसका जो एकदम प्योर फॉर्म होगा वो क्रिस्टल होता है, ठीक है। नहीं बोलते हैं ये चीज क्रिस्टल क्लियर है, इसका मतलब प्योर फॉर्म है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। ये वाला चीज गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कणों के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स? ठीक है, आरोही क्रम मतलब आपको पता होगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, कम से ज्यादा वाला असेंडिंग ऑर्डर। चलिए देखते हैं कौन सा होगा इसमें। चट्टान गलत है, चट्टान तो सबसे बड़ा होगा ना इसमें, चट्टान लास्ट में आना चाहिए। इसी दो में चट्टान लास्ट में है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। मृतिका, मृतिका मतलब क्ले, मिट्टी के जो कण होते हैं उन्हें मृतिका बोलते हैं, ये तो सबसे पहले आएगा, और चट्टान रॉक सबसे बाद में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। आप इससे भी लगा सकते हैं अनुमान। देखिए मिट्टी के जो कण होते हैं वो गाद और बालू जो ये सब होते हैं इनसे भी छोटे होते हैं, तो ये मिट्टी के जो कण है, क्ले है, ये सबसे पहले और रॉक सबसे लास्ट में आएगा। ये एक ही ऑप्शन है जिसमें क्ले सबसे पहले और रॉक लास्ट में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, सेकंड वाला सही होगा। देख लेते हैं इसके बाद गाद आता है जिसे सिल्ट बोलते हैं, फिर सैंड आता है, फिर बजरी मतलब ग्रेवल आता है, चट्टान का ही रूप होता है छोटा छोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मछली मत्स्य को क्लोम मतलब गिल्स जो होते हैं का कार्य होता है। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू, जो फिश में गिल्स पाया जाता है उसका क्या कार्य होता है? चलिए देखते हैं। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, बिल्कुल नहीं। अगर वायु से ऑक्सीजन गिल्स इनके ग्रहण कर पाते तो क्या, जब ये फिश होते हैं इनको पानी से बाहर निकाल दो तो ये मरती थोड़ी ना। जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, ओनली पोषक नहीं होंगे इसमें, न्यूट्रिशंस नहीं होगा केवल। फिर चलते हैं, जल में उपस्थित विलेय या घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना, बिल्कुल इनके लिए रेस्पिरेशन वाला वर्क जो होता है वो गिल्स से होता है, ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ऑब्जर्व डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है, जो डिजॉल्व होते हैं ऑक्सीजन वाटर में उन्हीं को ये एब्जॉर्व करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोई आप विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, उसमें मान लीजिए आपके पास संयोजक तार नहीं है, जोड़ने वाला एक तार नहीं है, तो इसके लिए जो है क्या यूज किया जाएगा? ब्लेड। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्योंकि आपको पता है कि जो संयोजक तार के रूप में हम उसे ही यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे ज्यादा कंडक्टर जो होता है वो एजी होता है, अर्जेंटम मतलब चांदी होता है, चांदी होता है। इसके बाद होता है आपका स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, फेरस मतलब लोहा होता है, ठीक है, ये सब होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक, कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, कुछ समतल प्लेन मिरर है, इसमें जो है ये इसका इमेज का उसका प्रेक्षण कर रही है। चलिए देखते हैं उसकी दर्पण से दूरी, ये मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। ये यहाँ पे कौन है? मंजुला, यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये मंजुला है, यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, इसके बाद इसकी डिस्टेंस ये है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये 5 मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, दर्पण की ओर 1 मीटर चल दी है यहाँ से,
1 मीटर जब यहाँ तक चल दी तो ये कितना बचा, 4 मीटर बचा इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। फिर है अब उसकी ओर दर्पण में अपने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक है, उसके जो ये है इसकी और दर्पण से दूरी और जो प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनेगा उससे दूरी कितनी होगी। आपको पता होगा कि जो दर्पण से दूरी होती है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। आपको ये भी पता होगा, ये जो समतल दर्पण में इधर है ना, ये इसका जो इमेज बनेगा इधर बनेगा मान लीजिए, लेकिन जितना जितना डिस्टेंस इधर ये वाला होगा ना, मान लीजिए ये वाला यक्स डिस्टेंस है, तो इधर इमेज जो बनेगा वो भी यक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा। क्योंकि आपकी बता दूं कि ये जो इमेज का डिस्टेंस होता है और ये जो मिरर से वस्तु की दूरी होती है ये इक्वल होती है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू होता है इसमें प्लेन मिरर में। जो वस्तु की प्रतिबिंब जो वस्तु होगी मिरर से उसकी दूरी और मिरर से जो प्रतिबिंब इमेज बनेगा उसकी दूरी इक्वल होती है। ये अगर इधर 4 मीटर पे है तो इसका जो प्रतिबिंब प्रतिबिंब है वो कितने मीटर पे बनेगा, 4 मीटर पे ही बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 4 8 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला 8 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर में इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनता है, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे ये वस्तु रहेगा उतने डिस्टेंस का इमेज बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। कोई लोलक 3 सेकंड में दोलन करता है। दोलन करता मतलब ऑसिलेशन, ठीक है, 3 सेकंड में। फिर है नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। क्या बोल रहा है, आवर्तकाल की जिक्र हो रही है और आवृत्ति की, ठीक है। आपको हम बता दें कि आवर्तकाल और जो आवृत्ति होती है पहले इसे कहते किसे है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आवर्तकाल होता क्या है तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। आवर्तकाल जो होता है उसे बोलते हैं ऑसिलेशन में, कितने ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में लगा हुआ, ये ऑसिलेशन है, ठीक है, लगा हुआ समय समय क्या है, आवर्तकाल मतलब टी है, ठीक है। शॉर्टकट में समझ लीजिएगा। जब कोई वस्तु एक दोलन करता है उसमें जो टाइम लगता है ना वो आवर्तकाल होता है। एक दोलन में ये कितने दोलन को दिया है, 30 दोलन का दिया है। चलिए निकाल लेते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल पहले टी निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, 3 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है ये 3 सेकंड में 30 दोलन कर रहा है। मतलब 30 दोलन कितने सेकंड में कर रहा है, 30 दोलन 3 सेकंड में कर रहा है। तो एक दोलन कितने सेकंड में करेगा, 3/30, 3/30, ठीक है। क्या हो जाएगा काटने पे, 1/10। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। आपको इसी डेफिनेशन से इसको निकाल ले जाएंगे। देखिए एक ऑसिलेशन में लगा हुआ जो टाइम होता है वो आवर्तकाल होता है, ठीक है। तो ये कितने ऑसिलेशन का टाइम दिया था, 3 सेकंड, 30 ऑसिलेशन का दिया था। तो हम एक ऑसिलेशन का जब निकाले तो ये आवर्तकाल हो गया। आवर्तकाल कितना आया, 0.1 आया। इसी से देखिए आपका आंसर मैच कर जाएगा, एक ही में है 0.1, ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसका सही होगा। आप अगर केवल आवर्तकाल ही निकालते तब भी इसका आंसर मिल जाता, क्योंकि आवृत्ति सेम आवर्तकाल जो है 0.1 एक ही में है, ठीक है, बाकी सब में नहीं है। चलिए देखते हैं, आवृत्ति भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। बैक करती हूँ, जगह नहीं बचा ना। अब आवृत्ति निकालेंगे। आवृत्ति आप समझ लीजिए पहले, आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आवृत्ति आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए देखते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं। आवृत्ति जो होता है वो होता है कि क्या बोला, 3 सेकंड में 30 दोलन, ठीक है। मतलब एक दोलन में, मतलब कि 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, ठीक है। ये 3 सेकंड का दे रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड का ऑसिलेशन निकाल लेंगे आप तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसी डेफिनेशन से आप निकालिए। चलिए देखते हैं इस डेफिनेशन से क्या दिया है। 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, 3 सेकेंड में 30 दोलन। तो ये बोला है कि ये 1 सेकेंड का निकालना है तभी ये फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में 30 दोलन। तो 1 सेकेंड में हो जाएगा ये 30/3, 10 आ जाएगा। 10 किस में फ्रीक्वेंसी, इसी में देखिए 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है।
आपको पता चल गया होगा आवर्तकाल और इसमें अंतर। आवर्तकाल होता है कि एक दोलन में लगने वाला समय कितना होता है, 30 दोलन का दिया था तो एक दोलन का निकालिए। और ये होता है कि एक सेकंड में कितना दोलन हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है, अपोजिट होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। गलत कथन पहचानिए। 70 है, गलत कथन पहचानिए, इसमें से कौन सा गलत है। बाल बेयरिंग, आपको पता होगा जो बाल बेयरिंग होता है, बाल बेयरिंग होता है, इसका उपयोग क्या किस में करते हैं, इसका उपयोग घर्षण को कम करने में करते हैं, ठीक है। बाल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच में घर्षण में वृद्धि, ये देखिए बिल्कुल उल्टा दे दिया, अपोजिट दे दिया, घर्षण को बढ़ाने में नहीं करते, इसको घर्षण को कम करने में करते हैं ताकि हादसा जो वो ना हो पाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही है। और भी देख लेते हैं। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये सही है। फिर लोठनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, बिल्कुल सही है ये भी। किसी तरल में गति करते समय पिंड पर घर्षण बल उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, हाँ, कि कितना बार वो गति कर रहा है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा घर्षण कितना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं। आयरन जिंक सल्फेट, आप इससे पहले देख लीजिए, रिएक्टिविटी पे है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी पे है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जो धातु है ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। आपको बता दें, कुछ कुछ याद है मुझे, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ये पोटेशियम सबसे पहले होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, इसके बाद होता है जिंक, फिर फेरस आता है, फिर लेड आता है। ऐसा नहीं कि इसके बीच में नहीं आता होगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। फिर हाइड्रोजन आता है, इसके बाद कॉपर आता है, फिर एजी आता है, फिर एयू आता है, फिर प्लेटिनम आता है, ठीक है। देख लीजिए, पहले ये पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कार्बन है, मैग्नीशियम है, इसके बाद एल्यूमिनियम है, जिंक है, फिर फेरस है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, प्लेटिनम है, कॉपर है, अर्जेंटम है, ऑरम है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सोडियम आ गया कहीं से, सोडियम और पोटेशियम और सोडियम में ये पूछा जाए कौन किसको विस्थापित कर देगा, तो सोडियम से पहले कौन है, पोटेशियम। जो जिसके नीचे होता है वो उसको विस्थापित कर देता है, तो सोडियम पोटेशियम को विस्थापित कर देगा, हटा देगा वो। ये एल्यूमिनियम जिंक में आप देख लीजिए, एल्यूमिनियम पहले है, जिंक एल्यूमिनियम पहले है ना, तो एल्यूमिनियम जो है जिंक को हटा देगा, जो पहले होता है वो अपने से पीछे वाले को हटा देता है। पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम सोडियम को हटा देगा, ठीक है। और कैल्शियम ये कार्बन मैग्नीशियम में आप देख लीजिए, कार्बन पहले है कि मैग्नीशियम, कार्बन पहले है, तो ये मैग्नीशियम को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा रिएक्शन में। यही देखिए यहाँ पे पहला देखते हैं, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। आयरन और जिंक देखिए कहाँ है, आयरन देखिए यहाँ पे है और जिंक यहाँ पे, जिंक ऊपर है, आयरन इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये गलत है, ठीक है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ये जो जिंक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर यहाँ पे है, आपको पता देख रहे हैं आप, ये जो कॉपर है ये बाद में है और जिंक पहले है, जिंक कॉपर को रिमूव कर देगा। ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। बी किस में है, ये वाला, केवल बी, ये वाला सही है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है Cu, क्या बोल रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है CuSO4 प्लस जिंक होता है। ये जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, ये क्या आ जाएगा, इसको कॉपर को ये विस्थापित कर देगा और ये SO4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ZnSO4 आ जाएगा ये, और कॉपर निकल जाएगा, ठीक है, प्लस कॉपर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, केवल बी वाला। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये जिंक होता है ये कॉपर से पहले आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते हुए द्रव का ताप, बिल्कुल गलत है, ये तो बॉडी टेम्परेचर नापने में यूज होता है ना। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिशत 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 72 वाला, फिर ये भी गलत है, ये रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता ही नहीं, तो इतना रेंज क्यों रखेंगे। फिर थर्ड वाला देखते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रतिशत 35 डिग्री सेल्सियस से 42, ये जो रेंज दिया है ये डॉक्टरी थर्मामीटर को होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रतिशत डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, बिल्कुल सही है ये वाला।
ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज होता है वो ये इतना होता है, ये प्रयोगशाला का बोला इसलिए गलत है, ठीक है। क्योंकि प्रयोगशाला में ज़्यादा टेम्परेचर मापना होता है, इसलिए इसमें जो थर्मामीटर यूज़ होगा वो हाई टेम्परेचर वाला होगा, इसका रेंज जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और डॉक्टरी वाला ये जो बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर को ज़्यादा टेम्परेचर का क्यों बनाएंगे, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, गलत कथन पहचानिए। 73 है, चलिए देखते हैं कौन सा गलत है इसमें से। केरोसिन का कैलोरी मान, ऊष्मीय मान आपको पता होगा कि 1 केजी फ्यूल को बर्न करने पर जितनी ऊष्मा निकलती है ना, 1 केजी फ्यूल को बर्न करने पर जितनी ऊष्मा रिलीज होगी वही क्या है, ऊष्मीय मान होता है। चलिए देखते हैं, केरोसिन का ऊष्मीय मान कोयले के ऊष्मीय मान से अधिक होता है, ये सही है। फिर है कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये भी सही है, कोयला अधिक जो है टेम्परेचर रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, बायोगैस का कैलोरी मान, बायोगैस मतलब आपको पता होगा CH4 होता है ये, ठीक है, मीथेन होता है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस के कैलोरी मान से अधिक होता है, नहीं, LPG का ऊष्मीय मान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये क्योंकि देखे नीले ज्वाला के साथ जलता है LPG गैस जो होता है घर में सिलेंडर, इसलिए इसका मान LPG का जो उसमें मान होता है वो ज़्यादा होता है, यही वाला सही है, ऑप्शन गलत वाला पूछा है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन LPG, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय कर रही है। दे रहा है कोई बस है अपनी यात्रा के पहले जो उसका कुछ पोर्शन है वो 12 मिनट में कितने चाल से, 12 मिनट का जो टाइम है वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, एक आवर में कितना चलती है, 50 किलोमीटर, ठीक है। और ये बोल रहा 12 मिनट, 12 मिनट को चेंज करो आवर में, क्योंकि देखिए किलोमीटर दिया है ऑप्शन, ऑप्शन जब ऑप्शन देख लिया करिए आप, किलोमीटर में दिया है ना तो इसको ये मत करिएगा सेकंड में किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने लग जाएंगे, इससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और लास्ट में आंसर भी नहीं मिलेगा। इसका जो आंसर मिलेगा बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ जाएगा, इजिली आप कर सकते हैं ना। अपनी यात्रा के 12 मिनट, 12 मिनट को अगर आप जो है आवर में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 12 × 25 = 60, 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वहाँ देखें, अब यहाँ देखिए 1 घंटे में कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर, तो 1/5 आवर में कितना चला होगा ये, 50 × 1/5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ये अपने 12 मिनट वाला जो चला है ये 10 किलोमीटर चला है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल डिस्टेंस पूछा है, और अगले 18 मिनट की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, 18 मिनट की दूरी, अब 18 मिनट को भी सेकंड में बदलना होगा, 18/60, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, और ये कितना है, 40 किलोमीटर, एक आवर में कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर, तो 18/60 घंटे में कितना चलेगा, रुकिए, 18/60 घंटे में कितना चलेगा, ये 40 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 × 18/60, ठीक है, ये कट गया इससे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 छक 18, कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, 12 यहाँ आया, 10 किलोमीटर यहाँ पे आया, कितना हो गया टोटल, 22 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, 22 किलोमीटर। आप इसको जो मिनट में है इसको आवर में चेंज करिए, आपको पता है एक आवर में कितना चल रहा है ये तो पता ही है, जितना आवर में चेंज करने के बाद उतने आवर में चेंज कर लीजिए आप, कितना डिस्टेंस चला होगा, एक 10 किलोमीटर चला, एक 12 किलोमीटर चला, दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, 22 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। चलिए देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर आवर्ती गति करती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की गति सरल रेखीय होता है, आपको पता होगा कि लाइट इज रेक्टी लीनियर मोशन होता है लाइट का। फिर सितारे के कर्षित तार की दोलन गति है, फिर है ये भी सही है, दोलन गति होती है, जो इसका सितारे का खींचा हुआ तार होता है, प्लग्ड जो स्ट्रिंग होता है इसका दोलन गति होता है, ऑसिलेशनल मोशन होता है, ठीक है। सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गतियां होती हैं, ये गलत है। सभी आवर्ती गति मतलब होता है रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशंस, ये ऐसा नहीं होता कि आल जो पीरियोडिक मोशन है वो सर्कुलर हो, ठीक है।
सारे पीरियोडिक मोशन सर्कुलर नहीं हो सकते। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला है, सभी आवर्ती गतियां वृत्ताकार गतियां होती हैं, ये गलत है। पीरियोडिक मोशन आपको पता होगा कि एक निश्चित टाइम पीरियड होता है जिसमें ये रिपीट करता रहे, एक निश्चित टाइम पीरियड को ले कांस्टेंट टाइम रहे और ये रिपीटेड मोशन हो, तो वो कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। सर्कुलर मोशन आपको पता होगा कि ये गोल गोल वाला ये सर्कुलर मोशन है, एक सर्कल का आकार का बनाए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? जो प्लेन मिरर होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं 76 का। प्रतिबिंब सीधा बनता है समतल दर्पण में, सही है, ये सीधा ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ऐसा पता नहीं है। फिर है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ये भी सही है। पार्श्व परिवर्तित मतलब होता है इन्वर्टेड, उल्टा होता है, ठीक है। लेटरली जो होता है वो उल्टा होता है इमेज। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, बिल्कुल साइज भी बराबर होगा, जो अभी बताई थी ना आपको इमेज के इधर उधर डिस्टेंस जो होता है वो भी बराबर होगा, साइज भी बराबर होगा। इसका सही आंसर होगा ACD वाला सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ACD। इमेज इज इरेक्ट, ये भी सही होता है, सीधा भी बनता है। इमेज इज रियल, ये नहीं सही होता। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ये सही है, हल्का सा जो उल्टा भी बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। विज्ञान सीखने का अंत विषयक क्षेत्र है, साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। ऐसा नहीं है कि साइंस हमेशा अस्थायी है, ये भी सही है, ठीक है। अस्थायी तो होता ही है, ये अस्थायी नहीं होता है। फिर देखते हैं, ये वाला आंसर नहीं है। फिर देखते हैं विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, बिल्कुल है। जो संदेहवाद होता है उसको ये बढ़ाता है, क्योंकि ये हमारी जो रूढ़िवादियाँ होती है या कोई गलत थॉट्स हम लेके चलते हैं, तो साइंस जो होता है उसे सही, कभी कभी जो हमारे माइंड में गलत थॉट होते हैं उसको प्रूव कर देता है कि ये गलत हैं, इसलिए ये संदेहवाद को बढ़ाता है। फिर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हाँ ये कैसे है। फिर देखते हैं विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, साइंस इज इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ फैक्ट्स। ये ऑप्शन नंबर 4 वाला ये गलत है, ये फैक्ट से भरा हुआ नहीं है, इक्विवेलेंट फैक्ट से भरा हुआ नहीं है। इसमें केवल फैक्ट ही थोड़ी ना है, इसमें प्रूफ करने वाली भी चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। एनसीएफ एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द। फिर देखते हैं विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, ट्रू टू साइंस टीचर। ऐसा नहीं होता है, साइंस टीचर को सेंटर में नहीं रखना है। बच्चे के प्रतिनिष्ठ, बिल्कुल है, ट्रू टू चाइल्ड, ये सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, बच्चे को सेंटर में रखना है। बच्चे को सेंटर में रखना है, इसी को मुख्य समझना है होल सोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा की जाएगी? जो बात हो रही है वो अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की हो रही है। इसमें देखते हैं क्या होता है कि वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग जिसमें जो है एक्टिविटी हो और एक्सपीरियंस हो, एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है। एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट हो, ये ऐसा कौन सा कारक है? देखते हैं कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, ये नहीं, इसमें माइंड यूज होता है, एक्टिविटीज नहीं होते इसमें। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ये भी नहीं होगा। पर्यावरण से इन्वायरमेंटल जो होते हैं ये भी नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला प्रोसेस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी की बात की गई है तो इसमें प्रोसेस वाला जो प्रक्रियात्मक है ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, अनु कक्षा 8th के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जा रही है, ये शैक्षिक भ्रमण ट्रिप लेके जा रही है, ठीक है, फील्ड ट्रिप पर। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त हो सकता है? फील्ड ट्रिप में सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा? चलिए देखते हैं। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करती है, बिल्कुल सही है। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ाता है, ये भी सही है। इसमें एक्सपीरियंस के द्वारा जो कौशल अनुभव है, स्किल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह बच्चों के अवलोकन को, असेसमेंट जो स्किल होते हैं उनको भी बढ़ाता है। यह शिक्षक और कक्षा के लय को तोड़ रही है, गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर है ABC वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81,
निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? जो उच्च प्राथमिक स्तर मतलब जूनियर लेवल होता है 6 to 8 वाला, ठीक है? इसमें जो साइंस एजुकेशन होता है उसका मोटिव क्या नहीं होना चाहिए? चलिए देखते हैं। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना बिल्कुल होना चाहिए। क्यूरियोसिटी जो होती है उसको तो नरिश करना ही चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता बिल्कुल है। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता जो होता है वो भी कोऑपरेशन वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। फिर वैज्ञानिक स्वभाव का विकास भी ये तो बिल्कुल ही होना चाहिए, कल्टीवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट है अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषा, जो टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें होती हैं इन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। जब कोई आंसर ना मिले टेक्स्ट बुक पे जिस पे 2 जोर दिया हो वो ऑप्शन लगा दिया करिए आप, सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4th वाला, क्योंकि इसमें जो है साइंस एजुकेशन हो या कोई भी सब्जेक्ट का एजुकेशन हो उसमें क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसलिए टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग होता है। चलिए देखते हैं कि जिसमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो। चलिए देखते हैं 82 का। पहला है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, ये नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग को ये नहीं जन्म दे रहा है। फिर है बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने की, ये कहाँ हो रहा है? बच्चे जब 4 लोगों के बीच में रहेंगे, ग्रुपिंग होगी, आपस में जो चर्चाएं होती है, डिस्कशन होता है वो होगा, तब इसमें क्रिटिसाइज जो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये तब आएंगी, ठीक है? इसका थर्ड वाला देखते हैं। बच्चों को आप समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ये है क्रिटिकल थिंकिंग। इस पे ज़्यादा बच्चा माइंड पे अपने जोर लगाएगा। क्या बोल रहा है? डिस्कशन, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस एमंग देमसेल्फ इन ए ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप। फिर पहले अपने अपने ग्रुप में करें फिर लार्ज ग्रुप में डिस्कशन करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन। देखिए जो मंड होता है आपको पता है कि भोजन जो है किस रूप में पेड़ पौधे में एकत्रित होता है, मंड के रूप में, या स्टार्च भी बोलते हैं इसे, स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है? ये क्या हो रहा है? इसका प्रदर्शन कर रही है मतलब प्रयोग कर रही है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो प्रोसेस है वो क्या है? प्रोसेस क्या हो रहा है? ये अनुप्रयोग वाली चीज़ें जहाँ आ जाएँगी वही सही होगा। सृजन करना क्रिएटिविटी नहीं है। एनालिसिस विश्लेषण करना ये भी नहीं है। अनुप्रयोग करना ये आ गया। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, अप्लाइंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम मतलब होता है एक्टिव जो लर्निंग होता है उस एक्टिव लर्निंग का प्रावधान नहीं करेगी? इसमें से किससे एक्टिव लर्निंग नहीं होगा? चलिए देखते हैं। विज्ञान क्लब की स्थापना होगा, क्षेत्र भ्रमण से होगा, विज्ञान का कोना बनाना इससे भी होगा, कक्षा में व्याख्यान, जो व्याख्यान वाली चीज़ें होती हैं, लेक्चर वाली चीज़ें बड़े बच्चों के लिए होती है, ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4th वाला सही है, लेक्चर वाली चीज़ें, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? इसमें से किसके द्वारा जो सीखने में कमी हुई है उसका पता लगाया जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग, हाँ, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। फिर देखते हैं वर्णन अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसके द्वारा भी होता है। फिर होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी से लेके जो भी उसके रिकॉर्ड्स रहते हैं सबको रखा जाता है, सबको मेंटेन किया जाता है, उसके असेसमेंट जो उसके अम, उसमें जो प्रोग्रेस हुआ है इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो, ठीक है? इसका सही आंसर होगा ये सत्र उपलब्धि परीक्षण, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है? इसका सही आंसर है ए बी सी, ये किस में है? थर्ड वाले में, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? अवलोकन आधारित मतलब ऑब्जर्वेशन पे जो टेक्निक ऑब्जर्वेशन है उस पे कौन सा आधारित है? मौखिक परीक्षण टेक्निक ऑब्जर्वेशन पे है, ये नहीं है। लिखित परीक्षण ये भी नहीं है। कागज पेंसिल परीक्षण ये भी नहीं है। वर्णन अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये जो होता है ये किस पे है? टेक्निक ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी सही है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। पश्मीना ऊन खरगोश नहीं, ये बकरी के बालों से मिलता है पश्मीना ऊन। ए बी सी तीनों इसमें सही है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन था नहीं जिसमें ए बी सी तीनों सही हो, इसलिए आयोग ने इस पे स्टार दे दिया था। सबको 51 अंक मिले थे 1, ठीक है? सबको नंबर मिले थे 1।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। जो नीचे दिए गए सिम्टम्स है ना, इनके आधार पर कौन से जीव जंतु होंगे ये पहचानना है। पहला दिया है लंबा मेरुदंड, जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है ना, वो लंबी सी हो बैकबोन। बहुत सी मांसपेशियां, मेनी मसल्स हो, इसमें मसल्स जो हो, मसल्स ये ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा हो। आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में जुड़ा हो। जब आपको पता होगा कौन सा ऐसा जीव है जब चलता है ऐसे ऐसे से सांप जैसे होता है, स्नेक जो होता है चलता है तो ऐसे देखिए, ऐसे उठ जाएगा, फिर ऐसे नीचे हो जाएगा, फिर उठ जाएगा, ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है, सर्प स्नेक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। आपको हम बता दें कि जो ये धमनी होती हैं, सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। किसको छोड़ के, एक को, पल्मोनरी को। जो पल्मोनरी धमनी होती है, आर्टरी होती है, इसको छोड़ के सारी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होता है, इसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, O2 रहित होता है, ठीक है। इसमें जो ब्लड होता है वो O2 रहित होता है, मतलब इम्प्योर होता है, इम्प्योर होता है। चलिए देखते हैं कथन। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, बिल्कुल गलत है। सभी धमनियां ले जाती हैं, लेकिन एक धमनी को छोड़ के, पल्मोनरी धमनी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा। और आपको ये भी बता दे रही हूँ कि जो सिरा होता है, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, पल्मोनरी सिरा को छोड़ के, पल्मोनरी वेन को छोड़ के सारे सिराओं में अशुद्ध रक्त बहते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होता है उसमें शुद्ध रक्त बहते हैं, ठीक है। और धमनी में उल्टा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ये जो एसिड है, इसको मिलाना है, कौन सा एसिड किस में पाया जाएगा। चलिए देखते हैं। एसिटिक एसिड जो है ये किस में पाया जाता है, सिरके में मिलता है एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको पता होगा, दूध हो या दही हो, मिल्क में भी होता है ये, ठीक है। और ये ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, ये यहाँ पे हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो नींबू में पाया जाता है, विटामिन सी वाली चीज़ें हैं। इसका सही आंसर अब कौन सा होगा, मिलान आप कर लीजिए। ए का चौथा एक ही में है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। ए का फोर्थ वाला एक ही में है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्लासें अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको अच्छा लगे और ऐसे कंटेंट और भी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और सीटेट की पूरी तैयारी यहाँ चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि मैं खुद जो है सीटेट की तैयारी कर चुकी हूँ और जो है एक ही बार में मेरा चारों पेपर में पास हो गई थी, मैं यूपी टेट और सीटेट दोनों का। इसलिए मैं जैसे पढ़ी थी, जो भी स्ट्रेटजी थी मेरी, जो भी नोट्स थे, सबको इम्प्रूवमेंट करके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी। और जो है आप सभी को यहाँ पे तैयारियाँ भी करवाऊँगी वीडियो के माध्यम से। बाकी कॉन्सेप्ट में अगर कहीं क्लियरिटी की दिक्कत होगी तो वो भी चलेगा। इसलिए आपको अगर ऐसे कंटेंट की ज़रूरत हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।